नमस्कार दोस्तों, मैं पिंकी शर्मा। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल कथांतर में। आज इस वीडियो में मैं आपको विमल मित्रा जी द्वारा लिखी बांग्ला कहानी बहू सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी में एक बहू की कहानी बताई है, जिसमें कि बहू का पति योगी बन जाता है, फिर भी वह अपने कर्तव्यों को नहीं भूलती। खुशी खुशी अपने कर्तव्यों को निभाती जाती है और अपने दुखों को किसी के सामने प्रकट नहीं करती है। आबू पहाड़ में विविध प्रकार के साधुओं को देखा। किसी किसी की उम्र 300 साल है। नंग धड़ंग बाबा भोलेनाथ बनकर ध्यान में तल्लीन है। कोई तानपुरा लेकर धुरपद गाने में तल्लीन है। बगल में एक शिष्य है जो पखावज बजा रहा है। एक जगह गुफा में बिजली की रोशनी और रेफ्रिजरेटर पर नज़र पड़ी। दोनों हाथ में 10 उंगलियों में हीरा, पन्ना और मोती की 10 अंगूठियां हैं। बदन पर रेशमी गेरुआ वस्त्र। प्लेट में अंगूर खा रहे हैं। बगल में एक सिंधी शिष्या बैठी है जो पंखा झल रही है। आबू पहाड़ में दर्शनीय वस्तुओं का अभाव नहीं है, फिर भी साधुओं को देख देख कर मैं अघा नहीं रहा था। गाइड से पूछा, यहाँ और कोई साधु सन्यासी नहीं है? मेरे गाइड ने इसके पहले मेरे जैसा कोई यात्री नहीं देखा होगा। उसके पास नामी जर्मन, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के सर्टिफिकेट हैं। उन लोगों ने दिलवाड़ा मंदिर, सनसेट प्लांट और अच्छल मंदिर देखे थे, और एक मैं हूँ जो केवल साधु सन्यासियों को ही देख रहा हूँ। वह क्यों कर यह जान पाएगा कि मुझे क्यों साधुओं को ही देखने का आग्रह है। मगर आज भी योगानंद स्वामी से मेरी भेंट नहीं हुई। कुंभ का मेला, पुष्कर तीर्थ, केदारनाथ, गौमुखी इत्यादि किसी भी तीर्थ स्थान को देखना मैंने बाकी नहीं रख छोड़ा था। योगानंद स्वामी से मिलना जरूरी है, क्योंकि मैं नीरू भाभी को जुबान दे चुका हूँ। यह आज की बात नहीं है। आज से बहुत साल पहले बोयालमुड़ी नामक गांव की एक बहू की कहानी है। घनघोर देहात, ना तो वहाँ कोई पोस्ट ऑफिस है ना कोई स्टेशन। उस गांव में पहुँचने के लिए रेलवे स्टेशन से 22 मील बैलगाड़ी में जाना पड़ता है और तीसरा पहर आते आते शाम उतर आती है। बसवारी और चमगादड़ों का मेला लगा रहता है। आदमी भी वहाँ बास करते हैं। हाथ में बांस की लाठी थामे 2-4 आदमी रास्ते में जाते हुए दिख जाते हैं। वह भी कभी कभी खांसी की आवाज़ होती है तो समझ में आता है कि आसपास कहीं आदमी है। गर्मी की छुट्टी थी। मेरी विधवा बुआ के पास जो ज़मीन जायदाद है सब बोयालमुड़ी में ही है। माल गुजारी वगैरह चुकाने के बाद अगर 5 रुपये भी घर में आ जाए तो उसे लाभ ही कहेंगे। हर साल वहाँ जाकर यदि वसूली की जाए तो बुआ जी के हाथ में कुछ पैसे आ सकते हैं, लेकिन वहाँ जाने वाले आदमी की ही कमी है। इस बार मैं ही गया। वहाँ मैं बुआ जी के ज़माने की कचहरी में जाकर ठहरा। मंझली ताई जी बूढ़ी हो चुकी हैं, आँखों से दिखाई नहीं पड़ता है। सहन में धूप में बैठी थी। बोली, छोड़ो छोड़ो बेटा, पैर छूने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद चिल्ला उठी, अरे ओ बहू कहाँ गई? देखो यतीन का लड़का आया है। मगर बहू आसपास कहीं दिखाई नहीं पड़ी। कहीं से कुछ बच्चे आकर जमा हो गए। मैंने पूछा, फटीकदा कहाँ है? ताई जी बोली, चौथ किस्त के समय काकुड़ गाछी गया है। बाबू लोगों के काम के कारण आजकल उसे नहाने खाने तक की भी फुर्सत नहीं मिलती है। पिछले शनिवार को घर आ ही नहीं सका। कुछ देर चुप रहने के बाद फिर बोली, अरे ओ बहू कहाँ गई? यतीन का लड़का आया है। ओ बहू। छोटी लड़की खड़ी खड़ी मेरी ओर ताक रही थी। उसे गोद में लेकर जैसे ही दुलारने लगा कि वह फफक कर रो पड़ी। उसे गोद से उतार कर कचहरी लौट आया। आंगन में शरीफा के पेड़ के नीचे आते ही किसी ने पुकारा, देवर जी। पीछे की ओर मुड़ते ही देखा, दरवाजे की बगल में छोटा सा घूंघट डाले नीरू भाभी खड़ी है। चेहरे पर हंसी तैर रही है। बोली, हमारा चंडी मंडप खाली पड़ा है, आप वहीं डेरा डालिए। मैंने कहा,
कचहरी में रहना ठीक होगा। नीरू भाभी बोली, भला वह कोई आदमी के रहने लायक जगह है? सांप बिच्छू हैं। आप चाय पीते हैं ना? आधे घंटे के बाद एक छोटा लड़का आया और धागे में बंधी एक चाबी देकर बोला, आप मुंह हाथ धो लें, माँ आपके लिए चाय भेज रही है। शुरू में 2-4 दिन रैयतों को खबर भेजने में ही गुजर गए। मल्लाह टोला, मुसलमान टोला, पश्चिम टोला और मछुआ टोले के सभी आदमियों को सूचना भेजनी पड़ी कि मैं यहाँ आया हूँ। जिसके पास जो कुछ बकाया है वह राय निवास के चंडी मंडप में आकर दे जाएं। समूचे गांव के लोग ज्वर से करहा रहे हैं। कुछ लोग आए और थोड़ा बहुत देकर चले गए। सभी ने कहा, माताजी इतना ही लेकर अब की रिहाई करने को कह दें। हुजूर, बीमारी के कारण अब की हम खेत खलिहान की देखरेख नहीं कर सके हैं। दह की कलमी साग ही खाकर अब तक जिंदा है, पास में कानी कौड़ी तक नहीं है। ताई जी एक ही स्थान में बैठी रहती हैं। चंडी मंडप में बैठा बैठा मैं उनकी चिल्लाहट सुनता रहता था। अरे ओ बहू, कहाँ गई? मुझे कमरे के अंदर ले चलो, धूप में मेरी पीठ जलने लगी है। मनी आकर कहता, चाचा जी खाना खाने चलिए, माँ ने थाली परोस दी है। खाने बैठता तो ताई जी की दूर से कानों में आवाज़ आती, किस चीज़ के साथ खाओगे बेटा? ना दूध है ना मछली। अभागे मुल्क में अकाल पड़ गया है। मेरी आंखों के सामने ही गृहस्थी तितर बितर हो गई। बेटा, सब कुछ बर्बाद होता जा रहा है। उसके बाद कहती, फटिक कहता है, माँ तुम एक जगह चुपचाप बैठी रहो, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। ऐसा कहीं हो सकता है बेटा? हम लोग उस जमाने के आदमी हैं। अकेले कपड़ा सोडे में उबाल कर फींचा है, धान सिझाया है, फरही भूजी है, सास ससुर को खिलाया पिलाया है। और आज की बहुएं ऐसी होती हैं कि दिन भर ताक धीना धीन नाचती फिरती हैं। तुम आए हो, क्या खाओगे क्या नहीं खाओगे, उस पर मैं ठहरी अंधी, आँखों से कुछ नहीं दिखाई पड़ता। ऐसे में नाचते गाते रहने से कहीं काम चल सकता है? थोड़ा और भात लोगे बेटा? फिर चिल्ला उठती, अरे ओ बहू, कहाँ गई ओ? ताई जी रात दिन बहू को पुकारती रहती है। सास अंधी है, 3-4 बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है। उस पर रसोई बनाना, घर और दरवाजे को झाड़ना बुहारना, धान सिझाना, फरही भूंजना, बर्तन मांजना, दिन भर नीरू भाभी काम में जुटी रहती है। दिन रात के वक्त तालाब के किनारे लालटेन जलती हुई देख चुका हूँ। लालटेन के सामने एक घूंघट कड़ी धुंधली मूर्ति रहती है। बहुत रात तक कानों में बर्तन मांजने की आवाज़ आती रहती है। उस दिन खाकर आने के वक्त शरीफे के पेड़ के पास पहुंचा हूँगा कि दरवाजे के पास से फिर पुकार आई, देवर जी। पीछे मुड़कर देखते ही नीरू भाभी को हल्के घूंघट में खड़ा पाया। हंसता हुआ चेहरा, बाएं हाथ में घूंघट को जरा और नीचे करके बोली, मेरा एक काम कर दीजिएगा देवर जी। मैं अवाक हो गया। क्या काम है भाभी जी? ज़रूर कर दूंगा, मैंने कहा। उसी प्रकार घूंघट खींचकर हंसती हुई बोली, अभी नहीं भैया, रात में। आपके पास वक्त है ना? 2-4 साल नहीं बल्कि 15 साल पहले की बात है। मेरी भी उम्र उस वक्त कम थी। अब भी कामकाज के दौरान बीच बीच में नीरू भाभी की बातें याद आती हैं। बहुत तकलीफ़ से गृहस्थी चल रही थी। संपन्नता का कहीं लेश नहीं था। एक ही साड़ी को सोडे में उबाल कर फींच कर पहनना पड़ता था। रात को साड़ी को उतार कर फींचे हुए कपड़े को पहनकर विधवा सास के लिए जल्दी जल्दी रसोई बनानी पड़ती थी। उसके बाद नींद टूटते ही बच्चों का झुंड अपनी फरमाइशें रखने लगता था। जेठ विदेश में जमींदार के यहाँ रिश्तेदार का काम करता था। सप्ताह में एक दिन घर आता था। वह अपने साथ महीने भर के लिए तेल, नमक, हल्दी, मसाला वगैरह ले आता था। कभी कभी महीने भर तक लापता रहता था। कहाँ है, जिंदा है या नहीं, यह भी जानने का कोई उपाय नहीं। हो सकता है कि खाना पिलाना खत्म कर आधी रात के वक्त वह तालाब के किनारे बर्तन मल रही हो, बाल बच्चों को बहलाकर सुला दिया हो
और खुद भी खाना खा लिया हो। तभी गुलाम मुल्ला की गाड़ी पर माल लदवा कर फटीकदा आ जाए। माँ जग जाती है और रोना शुरू कर देती है। कहती है, मुझे ऐसी नौकरी की कोई ज़रूरत नहीं, मैं जिंदा हूँ या मर गई इसकी खबर तक नहीं लेता है। फटीकदा बड़ा ही मातृ भक्त है। माँ के लिए पान सुपारी ईश का गुड़ ले आया है। सबको एक एक कर उतारते हुए कहता है, माँ तुम कैसी हो। बूढ़ी अपनी रुलाई को थाम नहीं पाती है। कहती है, किसी दिन आने पर खबर मिलेगी कि मैं मर चुकी हूँ। महुआ टोले के आदमी कंधे पर रखकर मसान में जला आए हैं, तब तू मुझे नहीं देख पाएगा। फटीकदा झाड़ी से हाथ पैर धोता हुआ कहता है, तुम्हें क्या हुआ है। क्या होगा, मेरी मौत ही हो जावे तो अच्छा हो। इस बात के बाद फटीकदा के लिए कुछ कहने को बाकी नहीं रह जाता है। पूछता है, मल्लाह टोले के केदार सरदार का क्या हालचाल है माँ। इस बार गठिया की बीमारी से उसकी हालत बुरी हो गई थी। कुछ देर तक खामोशी छाई रहती है। उसके बाद वह फिर पूछता है, पश्चिम टोले के उमेश ढाली को सन्नीपात ज्वर हुआ था, वह कैसा है, कुछ सुना है। माँ कहती है, मैं खुद अपनी परेशानियों से मरी जा रही हूँ, ऐसी हालत में किस किस की खबर रखूँ। मेरा कौन अपना आदमी है जो खबर पहुँचा जाए। कितने बेटे बहुएं हैं, तू विदेश में पड़ा रहता है। मेरी बहू भी जिंदा नहीं रही। एक और लड़का था जो इस कुलक्षणा बहू के व्यवहार से परेशान होकर वैरागी बन गया। उसके बाद आँखों से आंसू पोंछकर और रुलाई रोककर कहती है, और अभी जो है वह बड़ी ही कुशल गृहिणी है। मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ कि उसे हुक्म करूं। रसोई बनाकर खिला देती है, इसी पर कितना ताना मारती है। फटीकदा कहता है, छोटी बहू तो तुम्हारी सेवा करती है माँ। बात जैसे ही कानों में पहुँचती है, सांस उछल पड़ती है, जिस तरह सांप पर नज़र पड़ने पर कोई चिहुक उठता है। कहती है, मेरी सेवा करेगी, तब तो हो चुका। मेरी जैसी सास मिली है, नहीं तो क्या, कहना नहीं हो सका। छोटी बहू घूंघट काढ़े गरम तेल की कटोरी लेकर आई। बोली, आपके लिए मालिश का तेल ले आई हूँ माँ, मालिश कर दूँ। ताई जी आग बबूला हो गई। बोली, देख अब तुझे देखकर सास की खातिर सेवा हो रही है। रोज़ रोज़ यह बात कहूँ तो तू यकीन नहीं करेगा फटिक। दिन भर तेल तेल कह चिल्लाती रहती हूँ। बातचीत करने से तकलीफ़ महसूस होती है। सोचती हूँ मालिश करने से थोड़ी राहत मिलेगी। गरम तेल लाकर दे दे तो मैं खुद ही मालिश कर लूँ, वह भी नहीं मिलता है। अभी तुझको देखकर मेरी सेवा जतन करने आई है। छोटी बहू ने घूंघट की ओट में कहा, शाम को आपने मुझे कहा था कि सोने के पहले मालिश कर देना, इसलिए। बकवास मत करो बहू, सास से बकवास करना ठीक नहीं होता है। सास उम्र में बड़ी होती है, बकवास करोगी तो मेरा क्या बिगड़ेगा, मगर तुम्हारी जीभ गलकर गिर जाएगी। मैं तुम्हारी अच्छाई के लिए ही कह रही हूँ। उसके बाद थोड़ी देर तक और रो लेने के बाद बोली, मेरी किस्मत ही खोटी है, वरना फटिक से पूछ कर देख तो, वह गवाह है, लक्ष्मी जैसी मेरी बहू थी। जवान से बात निकलते ना निकलते सब कुछ लाकर हाजिर कर देती थी। यह मेरी ही तकदीर का दोष है, नहीं तो पेट का जना लड़का कहीं वैरागी होता है। उसे कौन सा दुख था, मैंने बड़ा पाप किया था। छोटी बहू सास को पहचानती है, फिर भी गरम तेल लेकर मालिश करने को आगे बढ़ी, मगर सास ने तेल की कटोरी उठाकर आंगन में फेंक दी। मेरी मालिश ही अभी ज़रूरी है, देख रहा है ना फटिक, देख ले। तू तो विदेश में रहता है, मैं घर पर कितना सुख से रह रही हूँ। तू अपनी आँखों से देख ले। मेरा लड़का विदेश से थका मांदा आया है, भूख से मेरे लाडले के प्राण झटपटा रहे हैं। पहले उसके लिए रसोई बनाना ज़रूरी है या मेरी मालिश? अपना जना कोई बाल बच्चा होता तो माँ का दिल समझ सकती थी। बहू ने कहा, भात बन चुका है माँ, अब शोरबा पक रहा है। फटिक शायद सब कुछ सुन रहा था। बोला, नहीं नहीं माँ, मेरे लिए खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है,
मैं केस्टोगंज में खाना खा चुका हूँ। शशि विश्वास से मुलाकात हो गई, बिना खिलाए छोड़ा नहीं। मैं कहना ही भूल गया था। माँ और ज़ोर से रो पड़ी। खाकर तो तू आएगा ही बेटा, जानता ही है कि घर पर कोई नहीं है। मेरी आंखें ठीक रहती तो घर की यह हालत होती। जाए सब चीज़ चूल्हे भाड़ में चली जाए। छोटा बेटा चला ही गया है, अब तू भी बैरागी हो जा। मैं अब कितने दिन जिंदा रहूँगी। इसके बाद यह पिशाचिन। अरे ओ बहू, सुन रही हो? हर रोज़ ऐसा ही होता है। खाते वक्त मणि पूछता है, चाचा जी थोड़ा सा भात और दिया जाए? माँ पूछ रही है। रसोई घर की ओर ताकता हूँ तो वही हंसता हुआ चेहरा नजर आता है। घूंघट से चेहरा ढककर उसकी ओट से मुस्कुरा रही है। मनी कहता है, जानते हैं चाचा जी, आज माँ गिर पड़ी थी। गिर पड़ी थी? अरे यह क्या, कहाँ? तालाब के घाट पर। सिर से बहुत खून गिरा है। दवा किसने दी? बहुत चोट लगी होगी। नहीं नहीं, माँ को चोट क्यों लगने लगी? वह क्या छोटी बच्ची है? माँ क्या मुन्ना की तरह रोती है? हंसने लगी। माँ ने कहा कि दादी जी से कुछ मत कहना। मैंने दादी जी से कुछ नहीं कहा। मैंने मल्लिक लोगों के बगीचे से गेंदे की पत्ती लाकर दी। माँ ने उसे पीसकर सिर पर लगा लिया। मैं बोयाल मूड़ी में था ही कितने दिन। मेरा वहाँ जाना पहला और आखिरी था। उस बसवारी और चमगादड़ों के राज्य में, गठिया और टाइफाइड के पीठ स्थान में, दरिद्रता और लाछना की केंद्र भूमि में। मगर बोयाल मूड़ी के उस चरित्र की बातें आज तक नहीं भूला हूँ। नीरू भाभी आजीवन मेरा पीछा करती रही हैं। आंखें बंद करते ही उस हंसी को मैं अपने कानों से सुनता हूँ। ताई जी कहती, मूजली की हंसी नहीं देखी है। हंसी की आवाज़ सुनते ही बदन में आग लग जाती है। फिर भी कसम, अगर घर में रहता और गोद भरी रहती। तब रात के करीब 12 बज चुके थे। बिस्तर पर लेटा लेटा मैं किताब पढ़ रहा था। एकाएक बाहर किसी की पदचाप सुनाई पड़ी। देवर जी, आप सो गए क्या? नीरू भाभी की आवाज़ थी। मैं हड़बड़ा कर उठा और दरवाज़ा खोल दिया। आइए आइए भाभी जी, इतनी रात हो चुकी है, मैंने सोचा अब आप नहीं आएंगी। नीरू भाभी बोली, अभी तुरंत काम से छुटकारा मिला है भाई। बर्तन मांजने के बाद रसोई घर साफ करना पड़ा। उसके बाद मुन्ना की कथरी बदलकर सास के सिरहाने पानी का लोटा रखाई। सब कुछ करने धरने के बाद आई हूँ। काम का कोई और अंत है भाई? यह कहकर नीरू भाभी हंसने लगी। देखा लाल किनारी की साड़ी तो देह में अच्छी तरह लपेट कर आई है। आहिस्ता से दरवाजे को बंद कर नीरू भाभी बिस्तर के एक कोने में बैठ गई। मैंने कहा, आप पाँव ऊपर कर अच्छी तरह से बिस्तर पर बैठिए भाभी जी, मैं इस कुर्सी पर बैठ जाता हूँ। नीरू भाभी बोली, तब हो चुका। मेरा इतना खातिर सम्मान मत करें। आप 2 दिन के लिए आए हैं। जाकर कहिएगा कि मान खातिर करना नहीं जानती है, बिल्कुल जंगली आदमी है। घर जाकर बोयाल मूड़ी की भरपूर निंदा कीजिएगा ना। आपकी भला कोई निंदा कर सकता है भाभी जी? नीरू भाभी बोली, यह सब आप मुंह के सामने कह रहे हैं। मैं आप लोगों को अच्छी तरह पहचानती हूँ। कलकत्ते के रहने वाले कहीं सीधे साधे होते हैं? कलकत्ते के आदमी बहुत बुरे होते हैं भाभी जी। नीरू भाभी गाल पर हाथ रखकर हंसने लगी। बाप रे, मैंने ऐसी बात कब कही? मैंने आपको कब बुरा कहा? मैं रात दिन इस चिंता में रहती हूँ कि आप पेट भर नहीं खाते हैं। भात के साथ जो चीज़ें देती हूँ उससे। एक ही क्षण में नीरू भाभी के चेहरे का भाव बदल गया। दूर बसवारी की ओट से एक सियार भुकने लगा। उसके बाद बहुत से सियारों की समवेत आवाज़ें गूंजने लगी। नीरू भाभी चिहुक उठी, मानो उनकी संज्ञा लौट आई हो। आपने अपना काम नहीं बताया, मैंने कहा। नीरू भाभी बोली, आपको जरा कष्ट देने आई हूँ भाई, कुछ अन्यथा नहीं मानिएगा। नहीं नहीं, कष्ट की क्या बात है, आप बताइए कि क्या काम है। नीरू भाभी फिर भी दुविधाग्रस्त होकर बैठी रही। बोली, आप सच कह रहे हैं, कुछ अन्यथा नहीं मानिएगा? सच सच बताइए, वादा कीजिएगा।
पहले बताइए कि काम क्या है। नीरू भाभी बोली, नहीं भैया, मैं किसी को कष्ट देना नहीं चाहती। कष्ट देने से मेरी ही हानि होगी। कहिए ठीक कह रही हूँ ना, कि दूसरे को कष्ट देने से अगले जन्म में मुझे कष्ट उठाना पड़ेगा। कोई जाने या ना जाने, मगर चित्रगुप्त के खाते में तो सब लिखा जाता है। मैंने कुछ और न कहकर इतना ही कहा, आपको तो हर कोई कष्ट देता है। नीरू भाभी जैसे अवाक हो गई। कौन मुझे कष्ट देता है? उन्होंने पूछा। मैंने कहा, आपको कोई कष्ट नहीं देता? देने दीजिए, मैं उसे कष्ट के रूप में लेती ही नहीं। इस जन्म में मुझे जो कष्ट देगा, अगले जन्म में उसे ही कष्ट भोगना होगा। मैंने शायद पिछले जन्म में दूसरों को कष्ट दिया था, मगर माथे के ऊपर भगवान है और वह सब कुछ देखता रहता है। कहिए, देखता है ना देवर जी? उस दिन मैं ईश्वर के अस्तित्व के संबंध में अनेक तर्क कर सकता था, लेकिन नीरू भाभी के सामने बैठे रहने के कारण मेरा विश्वास, अविश्वास और दुविधा न जाने एक ही क्षण में कहाँ अंतर्ध्यान हो गई। उस आधी रात के अंधेरे परिवेश में चारों ओर फैली बसवारी और चमगादड़ों के पीठ स्थान में एक धुंधली रोशनी से भरे चंडी मंडप में बैठकर नीरू भाभी से तर्क करने की दुष्वृत्ति मेरे मन में क्यों नहीं जगी, उसका कारण संभवतः एकमात्र मैं ही जानता हूँ। अचानक नीरू भाभी ने कहा, खैर अब काम की बात करनी चाहिए। यह कहकर उन्होंने समीज के अंदर से 3 पैसे का एक जोड़ा पोस्ट कार्ड बाहर निकाला। बोली, राधु की माँ की मार्फत यह पोस्ट कार्ड मंगाया है, मगर लिखने के अभाव के चलते पड़ा हुआ है, आप लिख दीजिएगा। पोस्ट कार्ड की शक्ल देखकर मुझे हैरानी हुई। बहुत दिनों से अव्यवहित पड़े रहने के कारण गर्द से मैला हो गया था। अब लिखने से स्याही फैल जाएगी। मैंने पूछा, इसे कब खरीदा था, कितने साल पहले? नीरू भाभी ने कहा, कितने साल पहले खरीदा है क्या याद है? मैं अगर लिखना पढ़ना जानती तो मेरे लिए चिंता की कौन सी बात थी। पोस्ट कार्ड को खींच खाच कर मैंने सीधा किया और पूछा, किसे लिखना है? मेरी माँ को। पता क्या है? मेरे भाई का नाम लिखिए, श्रीयुत माखनलाल भट्टाचार्य, और उसके ऊपर मेरी माँ का नाम लिख दीजिए। डाकघर का नाम? बड़ माँ तल्ला, घर नींबू तल्ला। बस इतने लिखने से ही चिट्ठी पहुँच जाएगी। मैंने खुद नींबू का विरवा लगाया है, इतना बड़ा बड़ा नींबू फलता है। जानते हैं देवर जी, बासी भात में निचोड़ कर खाने से कितना स्वादिष्ट खाना हो जाता है। माखन कहता था यह मेरा नींबू का विरवा है, और मैं कहती थी मेरा है। बस इसी बात पर हम दोनों में झगड़ा छिड़ जाता था। कुछ देर चुप रहने के बाद नीरू भाभी पुनः बोली, अच्छा आप ही बताइए तो देवर जी, पिताजी ने अपने बगीचे से नींबू का पौधा लगाकर मुझे दिया। मैंने अपने बगीचे में उसे रोपा, उसने सिर्फ उसे सींचा है। ऐसी हालत में विरवा मेरा हुआ या उसका? आप ही इंसाफ करें देवर जी। मैंने कहा, पौधा लाकर आपने रोपा है, इसलिए विरवा आपका ही हुआ। नीरू भाभी बोली, मगर माखन यह बात मानने को तैयार नहीं है। उसकी देह में ज़्यादा ताकत है, मुझे घुसा धुक्का मारता है। माँ यह सब देखती नहीं, उल्टे मुझे ही डांटती फटकारती थी। माँ कहती, गलती तेरी ही है। 2 दिन के बाद तेरा ब्याह होगा, ससुराल की जिम्मेदारी संभालनी होगी, पति होगा, बाल बच्चे होंगे, फिर औरत जात होकर भाई से क्यों झगड़ती है? माँ की बात सुन चुके ना देवर जी, इनका इंसाफ देख लिया ना। मैंने कहा, आपका कहना बिल्कुल सही है। नीरू भाभी ने कहा, उसके बाद आया मेरी शादी का दिन। उस समय मेरी उम्र 10 साल होगी। बाहर दूल्हा आया है, हरानी दूल्हा देखने आई है। मैंने फुसफुसाकर हरानी से पूछा, मेरा दूल्हा देखने में कैसा है? उस समय मैं बहुत छोटी थी ना, किसे दूल्हा और किसे दुल्हन कहा जाता है कुछ भी मालूम नहीं था। माँ के कानों में भनक पहुँची, इतनी बिगड़ी, इतनी कि क्या कहूँ देवर जी। कहने लगी मुंहजली ने, हाय शर्म को ताक पर रख दिया है, अभी से दूल्हा दूल्हा कहना सीख गई है। ससुराल में जब लाठी जूते बरसेंगे, सास जब पीठ पकड़कर मारेगी तो रोते रोते दम निकलेगा।
तब मेरी बात मीठी लगेगी। यह लड़की मुझे बिना मारे दम नहीं लेगी। यही सब। कुछ देर तक खामोश रहने के बाद फिर कहने लगी, 10 साल की उम्र में इतनी अक्ल कहाँ से आ सकती है। अब भले ही यह बात समझ में आती है कि माँ जो कुछ कहती थी मेरी भलाई के लिए ही कहती थी। मुझे ससुराल के लोग प्यार करें इसलिए उतना सिखाती थी। तब उतनी समझ ही कहाँ थी। माँ का डांटना फटकारना वाजिब है। माँ से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं होता है। देवर जी, मैंने कहा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। नीरू भाभी एकाएक चौंक उठी। बोली, खैर यह सब बेकार की बात है, आप लिखना शुरू कीजिए। क्या लिखूं, मैंने पूछा। लिखिए, तुम्हारे लिए मेरा मन बड़ा ही उदास रहा करता है। मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचा करती हूँ। तुमसे मिलने की इच्छा होती है, बस यही सब लिखिएगा। मैंने लिख दिया। पूछा, उसके बाद? नीरू भाभी ने कहा, क्या लिखा है, एक बार पढ़िए तो। मैंने पढ़कर सुनाया। नीरू भाभी ने कहा, ठीक है, अब हरानी की बातें लिखिए। हरानी कहाँ है, ससुराल में या मायके में? मायके आती है या नहीं? हरानी के कितने बाल बच्चे हैं? और लिखिए, माखन को भेजकर एक बार मुझे वहाँ बुलवा लो। मुझे मायके जाने की बेहद इच्छा है। खर्च के लिए फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। अपने हाथ का कंगन बंधक रखकर मैं गाड़ी के किराए का इंतज़ाम कर लूँगी। माँ के लिए मैंने एक सफ़ेद जोड़ा बिना किनारे की धोती खरीदी है और माखन की औरत के लिए बैंगनी रंग की साड़ी। यहाँ से जाने के वक्त माखन के बाल बच्चों के लिए चीनी की चाशनीदार 2 हांडी मुड़की लेती जाऊँगी। अब इस दुनिया में कितने दिन जिंदा रहना है। कुछ देर तक चुप्पी साधे रहने के बाद बोली, क्या लिखा है, एक बार पढ़िए तो देवर जी। आहिस्ता आहिस्ता रात काफ़ी गहरा गई। दोबारा सियारों के झुंड ने बसवारी से चिल्लाकर रात के 1 और पहर के बीतने की सूचना दी। मैंने कहा, और क्या लिखूं, बताइए। नीरू भाभी बोली, और लिखिए। नीरू भाभी कहते कहते रुक गई। पता नहीं कान खड़ा कर क्या सुनने लगी। बोली, अभी आई देवर जी, मुन्ना उठ गया है, चलूँ नहीं तो बिस्तर में पेशाब कर देगा। यह कहकर वह हड़बड़ा कर उठी और तेज कदमों से चली गई। पहले पहल जिस दिन बोयालमुड़ी गांव पहुंचा था, बाहर से वहां केवल मच्छर, गठिया, टाइफाइड, लाठी, खांसी, बसवारी और चमगादड़ पर ही नज़र पड़ी थी। मगर उस क्षण, उस आधी रात के अंधेरे में राय निवास के उस चंडी मंडप में बैठे बैठे मुझे लगा, बोयालमुड़ी गांव बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मधुर। सिर्फ एक आदमी के कारण बोयालमुड़ी गांव का सब कुछ सौंदर्यपूर्ण हो उठा है। मैं शहरी आदमी हूँ, सिनेमा, रेडियो, ट्राम बस से भरे पूरे जंगल का निवासी हूँ, परंतु उस क्षण कलकत्ता शहर भी वैसे बोयालमुड़ी के सामने बौना, सकरा और अंधार महसूस होने लगा। सहसा भाभी जी फिर कमरे में आई। बोली, सो गए देवर जी? आपको तकलीफ़ हो रही है तो आज रहने दीजिएगा ना भाभी जी, मैं और 2 दिन ठहरूंगा। मैं आपकी चिट्ठी लिखना ख़त्म करने के बाद ही जाऊंगा। नहीं भैया, आज बहुत दिनों के बाद चिट्ठी लिखी जा रही है। बहुत दिनों से माँ की कोई खबर नहीं मिली है, मन बहुत बेचैन रहता है। माखन चिट्ठी भेज सकता था, कहिए वह 3 पैसा खर्च कर 2 पंक्ति नहीं लिख सकता था? और होता तो मेरे दिल की बात जानता। मानती हूँ तेरी हालत कुछ अच्छी नहीं है, मुझे ले जाकर खिलाने के लायक पैसा तेरे पास नहीं है। कर्ज लेकर यजमानों से भीख मांगकर तुझे इतने इतने बाल बच्चों की रोजी रोटी चलानी पड़ती है। मगर बात महज 3 पैसे की है, और अगर कहता तो 3 पैसा मैं ही दे देती। कहते कहते भाभी जी कुछ देर के लिए खामोश हो गई। उसके बाद हंसने लगे। असली बात यह नहीं है। असली बात क्या है जानते हैं देवर जी? क्या? मैंने पूछा। असल में वह मुझसे रूठ गए हैं। आपसे रूठ गए हैं? हाँ, रूठने के अलावा दूसरी बात नहीं है। मेरी ससुराल की हालत ठीक है। जेठ जमींदार के सरिस्ते में काम करते हैं। गृहस्थी का खर्च चलाने के लिए मेरे हाथ में रुपया पैसा रहता है। यह सब बात उन लोगों को मालूम है। मैं उनकी गृहस्थी का खर्च चलाने के लिए पैसा क्यों नहीं भेजती हूँ? असली बात यही है।
सो आप तो राय निवास की हालत देख ही रहे हैं। देवर जी, जब बोलवाला था उन दिनों की बात कुछ और थी, मगर अब तो ऐसी हालत है कि भात के साथ आपको खाने के लिए क्या दूं, मुझे यही चिंता लगी रहती है। गुड़ फरी से बच्चों को भले ही बहला लूं, मगर बूढ़ी सास को कैसे समझाऊं। वे कुछ भी नहीं समझती। सच कहिए तो मेरी अपनी गृहस्थी नामक कोई चीज़ तो है नहीं। कहिए है, मैंने कहा। क्यों, आप नहीं क्यों कह रही हैं भाभी जी? आपके जेठ के बाल बच्चे भी तो आपके अपने बाल बच्चे जैसे हैं। वे तो आपको ही माँ कहकर पुकारते हैं। सो रहे, मगर अपने पेट के बच्चे और पराये के बच्चे एक जैसा तो नहीं हो सकते। मेरी जेठानी जब जिंदा थी वे कहा करती थी, तू ही अच्छी है, कोई झंझट झमेला नहीं। वही जेठानी कहाँ गई और मैं ही अब कहाँ हूँ। उनके बाल बच्चों को लेकर ही मेरी गृहस्थी है। मेरे जेठ बीच बीच में आकर उन्हें देख सुन जाते हैं और हर महीने रुपए भेजकर निश्चिंत हो जाते हैं, मगर परेशानी तो मुझे ही उठानी पड़ती है। सो वे चाहे जेठानी के बच्चे हो चाहे अपने पेट के ही बच्चे क्यों ना हो। माँ के पास जाइएगा तो बच्चों को क्या अपने साथ लेते जाइएगा, वरना उनकी देखभाल कौन करेगा। नीरू भाभी का चेहरा एकाएक बुझ गया। बोली, इस पर भी मैंने बीच बीच में सोचा विचारा है देवर जी। कहती ज़रूर हूँ कि मायके जाऊँगी, मगर इनकी देखभाल कौन करेगा। मैं अगर एक क्षण भी उनकी आँखों से ओंठ हो जाऊँ तो वे बेचैन हो उठते हैं। कौन उन्हें कुर्ता पहना देगा, कौन खिलाएगा पिलाएगा, कौन नहलाएगा। एक पल चुप रहने के बाद नीरू भाभी ने फिर कहा, मेरी बला से कौन उनकी चिंता में घुलता रहे। इस दुनिया की हालत आप देख ही रहे हैं देवर जी। सभी अपने अपने स्वार्थ की बातें सोचते हैं। वे जब बड़े हो जाएंगे तो यह बात उनकी समझ में आ जाएगी कि मैं उनकी कौन होती हूँ। कहा जा सकता है कि कोई भी नहीं। कहते कहते नीरू भाभी सहसा चुप हो गई और बोली, लगता है मुन्ना रो रहा है। मैं कान खड़ा कर सुनने लगा। बोला, कहाँ 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 कोई रो रहा है। लीजिए, मुझे हमेशा ऐसा ही लगता रहता है। लगता है सोई हालत में कहीं मुन्ना खाट से गिर ना पड़े। रात में नींद आती नहीं है, दिन में चैन नहीं मिलता है। मेरी जेठानी क्या मरी, मुझे खूब कसकर डोरी से बांधकर चली गई। इस गृहस्थी को छोड़कर कहीं भाग जाऊं तो मेरी जान बचे। इच्छा होती है जहां ये दो आंखें ले जाए वहीं भागकर चली जाऊं, मगर ये बच्चे, यह अंधी सास, आपने देखा ही है कि सामने मुझे कितना डांटती फटकारती रहती है, मगर आंखों से जरा ओट होते ही पुकारने लगती है, बहू ओ बहू। बुढ़ापे में उनके मुंह से भगवान का कभी नाम नहीं निकलता है, राधा कृष्ण का नाम नहीं जपती है, बस सिर्फ बहू ओ बहू, मानो बहू ही उसका ध्यान योग तप हो। नीरू भाभी एकाएक बोली, खैर बेकार की बातें हैं। आप 2 दिन के लिए आए हैं और आपको अपनी बातें सुनाकर कष्ट दे रही हूँ। छी छी छी, आप सो भी नहीं सके। मैंने कहा, मुझे क्या कष्ट हो रहा है। आप ही को फटते ना फटते बिछावन छोड़कर उठ जाना पड़ेगा। नीरू भाभी ने उसी तरह हंसते हुए कहा, मेरी बात छोड़िए देवर जी, मैं ठहरी तालाब का घाट गोबर से लिपाई करते करते और रसोई बनाते बनाते ही इस दुनिया से चल बसूंगी, मगर आज तक इसका लेखा जोखा नहीं दिया कि गृहस्थी किसकी है और कौन खटखट कर मर रहा है। खैर यह सब रहे, आप एक बार पूरी चिट्ठी पढ़ तो जाइए। सुनो आपने क्या लिखा है। मैं पूरी चिट्ठी पढ़ गया। नीरू भाभी ने झुककर पूरी चिट्ठी सुनी। उसके बाद चिट्ठी लेकर खड़ी हुई, माथे के घूंघट को अच्छी तरह संभाला और बोली, आपका इतना वक्त जाया कर दिया, मन ही मन बहुत गाली देते होंगे। छी छी, मुझे आप जैसी भाभी मिली है, लाभ तो मुझे ही हुआ है। लाभ क्या हुआ है, अच्छी तरह समझती हूँ। एक दिन देवर को मन के लायक खाना खिला सकूँ, भगवान ने इतनी सामर्थ्य भी नहीं दी है। क्या कहूँ, देखिए तो आपकी घड़ी में क्या बजा है। घड़ी की ओर देखकर मैंने कहा, 2 बजने में। उफ, कितना बड़ा अपराध हो गया। मेरे पाप का कोई और अंत नहीं है। अच्छा चलूँ भाई,
यह कहकर नीरू भाभी कमरे से बाहर जाने लगी। एकाएक उनके पांव थम गए और मुड़कर बोली, आप अगले मंगलवार को जा रहे हैं? हाँ, अब आप लोगों को कितने दिनों तक कष्ट देता रहूं? बहुत कष्ट दे रहे हैं आप। ऐसा कष्ट बीच बीच में देते तो जीने का कम से कम बहाना तो मिल जाए। उसके बाद जब विवाह शादी हो जाएगी तो बोयाल मूड़ी को बिल्कुल भूल ही जाइएगा। पता नहीं मुझे क्या हो गया। नहीं भाभी जी, बहुत जगह का चक्कर काट रहा हूँ। हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन और काशी गया था, मगर बोयाल मूड़ी आने पर जो लाभ हुआ वह कहीं भी नहीं हुआ। नीरू भाभी संभवतः हंसे जा रही थी, मगर एकाएक अपनी हंसी रोककर बोली, अच्छा देवर जी, एक बात कहूँ? आप बहुत सारी जगहों का चक्कर काटते हैं ना, बहुत से तीर्थ स्थान का भ्रमण करते रहते हैं। मैंने कहा, हाँ बुआ जी के साथ बहुत सी जगहों की परिक्रमा करनी पड़ती है। नीरू भाभी बोली, आप मथुरा से हो आए हैं? काशी से, वृंदावन से, जगन्नाथ क्षेत्र से? हाँ, मैंने कहा, वहाँ बहुत से साधु सन्यासी रहते हैं। नीरू भाभी तनिक असमंजस में पड़ गई। नहीं, यूं ही कह रही थी, तीर्थ स्थानों में ही साधु सन्यासों की भीड़ हुआ करती है। मेरी आंखें एकाएक नीरू भाभी की ओर चली गई और उनके चेहरे की मुद्रा देखकर मैं अवाक रह गया। चेहरे की वह हंसी गायब थी। नीरू भाभी का यह चेहरा मेरे लिए बिल्कुल अजनबी है। नीरू भाभी जैसे अभी महिला नहीं है, माँ नहीं है, गृहिणी नहीं है, यहाँ तक कि भाभी भी नहीं है। अचानक नीरू भाभी एक निमित्त के दरमियाना हुई नारी में रूपांतरित हो गई। न केवल नारी में बल्कि वधू के रूप में, किसी एक वैरागी की वधू के वेश में। इतने दिनों के दौरान ऐसा रूप जैसा आज पहले पहल मेरी आंखों के सामने आया हो। मैं थोड़ा बहुत अनजाना जैसा हो गया था। अब नीरू भाभी कमरे के बाहर चली गई। मेरे अंदर यह बात आई ही नहीं। उन पर तब मेरी आंखें हंसते हुए बोली, यह लीजिए, मेरे दिमाग का कोई ठोर ही नहीं। मैं अब ये चिट्ठी किसके हाथ से डलवाऊंगी? यह आपके पास ही रहे। आप सवेरे जब डाकघर की ओर जाइएगा तो इसे डाल दीजिएगा। कमरे से मुन्ने के रोने की आवाज़ आ रही है। कहा जा सकता है कि नीरू भाभी से ज़िंदगी में मेरी यह पहली और आखिरी मुलाकात थी। अब नीरू भाभी जिंदा है या नहीं, कह नहीं सकता। फटीकदा की अंधी माँ, नीरू भाभी की वह दर्पण माला जिंदा है या नहीं, यह भी नहीं कह सकता, क्योंकि बुआ जी के मरते ही बोयाल मूड़ी से मेरा तमाम रिश्ता टूट चुका है। लेकिन नीरू भाभी की अपनी माँ से मुलाकात नहीं हुई, यह बात मैं आज भी दृढ़तापूर्वक कह सकता हूँ। असल में उस दिन उतनी रात तक मैं जिस पत्र को लिखता रहा था उसे डाकघर में डाला ही नहीं गया, क्योंकि डालने से मुझे मना किया गया था और इस मनाही का आदेश फटीकदा से ही मिला था। आज उसी घटना को सुना रहा हूँ। दूसरे दिन भोर के वक्त जब मेरी आंखें अच्छी तरह खुली भी नहीं थी कि राय निवास के चंडी मंडप के सामने एक बैलगाड़ी आकर रुकी। दरवाज़ा खोलने पर फटीकदा पर नजर आ गई। जमींदारी श्रेष्ठते का काम खत्म करके ढेर सारा माल असबाब अपने हाथ लिए एक पहर रात बाकी रहते ही वापस आए हैं। बदन पर कुर्ता डालकर मैं सुबह सुबह पत्र डालने के उद्देश्य से बाहर निकल रहा था। फटीकदा ने कहा, कौन क्या भैया? मैंने पूछा, आप अभी आए? गुड़ की डली, सूप, चंगेरी, अरबी, नारियल इत्यादि विविध प्रकार की चीज़ें गाड़ी पर लदी थी। फटीकदा उन चीज़ों को उतरवाने में व्यस्त थे। फिर भी बोले, वसूली का काम कैसा चल रहा है भाई? एक पल चुप्पी साधने के बाद फिर बोले, लगता है प्रातः भ्रमण को निकल रहे हो। नहीं, मैंने कहा, नीरू भाभी की एक चिट्ठी है, पोस्ट ऑफिस में डालने जा रहा हूँ। बहुत ही ज़रूरी चिट्ठी है। चिट्ठी? किसकी चिट्ठी बताया? छोटी बहू की। फटीकदा के चेहरे का भाव जैसे आमूल परिवर्तित हो गया हो। बोले, बड़मातल्ला अपने माँ के पास भेज रही है। हाँ, मगर? वे बोले, देखूं। मैंने चिट्ठी दी। 2-4 पंक्तियां पढ़ते ही पता नहीं फटीकदा को क्या हुआ कि चिट्ठी को उन्होंने चिंदी चिंदी कर दी। बोले, इस चिट्ठी को भेजने से कोई काम नहीं होगा।
भाई कुछ अन्यथा मत लेना। फिर भी मेरा विस्मय दुगना हो गया। फटीकदा बोले, छोटी बहू की यही नियति है, गोद में कोई बाल बच्चा नहीं, स्वामी बैरागी हो ही गया, उस पर उनकी माँ, सो माँ चाहे धनी हो या गरीब, आखिर माँ ही होती है वह भी। फटीकदा कुछ कहना चाहते थे पर चुप हो गए। उसके बाद बोले, माँ भी जिंदा नहीं है, छोटी बहू को इसकी सूचना कैसे दूँ? यही मन ही मन सोच रहा था। रैयतों के बीच जमीन बंदोबस्ती करने की खातिर बड़मातल्ला गया था। वहीं यह खबर सुनने को मिली, बहू का भाई ऐसा निष्ठुर है कि सूचना तक न दी। एक तो छोटी बहू इतनी अशांति से घिरी रहती है, उस पर अगर माँ की मृत्यु की उसे खबर सुनाऊं तो पता नहीं नीरू भाभी को किसी दिन इसकी सूचना दी गई या नहीं। अगर पता चल गया होगा तो चेहरे की वह हंसी क्या हमेशा के लिए गायब हो गई होगी? बोयालमड़ी से लौटने के लिए मन में इच्छा जगी थी कि नीरू भाभी से एक बार मिल आऊं। मैंने बहुत बार मौके की तलाश की, मगर घर पर जेठ के रहने के कारण वह अवसर आया ही नहीं। कानों में सिर्फ सास की आवाज़ आई थी, ओ बहू सुन रही हो? ओ बहू ओ। जब मैं बाहर निकलने लगा तो फटीकदा बोले, बुआ जी को साथ लेकर तुम्हें बहुत सारी जगहों पर चक्कर लगाना पड़ता है, एक काम करोगे? कहिए, मैंने कहा। फटीकदा बोले, मुझे वक्त नहीं मिलता है और पहले की जैसी सामर्थ्य भी नहीं रही। हमारे मालिक इस बार कामाख्या गए थे। उन्होंने बताया कि मेरे भाई की शक्ल के एक साधु को उन्होंने वहाँ घूमते देखा था। पता नहीं क्या बात है। कुछ देर चुप रहकर बोले, केवल मेरे मालिक ही नहीं, बारुईपुर के कैलाश आचार्य भी पिछले साल श्री क्षेत्र गए थे। वे भी कह रहे थे हूबहू तुम्हारे भाई जैसा चेहरा था। फटिक दाढ़ी मूछों से भरा, पकड़ नहीं सका, खिसक कर कहीं चला गया। सो तुम जब भी इधर उधर जाते हो तो एक बार खोज खबर लो ना भाई। मेरी खातिर नहीं, फटिक की औरत की बात को सोचकर मन में तकलीफ पहुंचती है। कुछ भी हो, है तो आखिर औरत ही। उसके बाद मैं मथुरा, वृंदावन, काशी, कामाख्या, हरिद्वार, प्रयाग, पुष्कर इत्यादि स्थानों से हो आया हूँ। एक बार नहीं, अनेक बार। बुआ जी जब तक जीवित थी तब तक जाना ही पड़ता था। एक बार नहीं, अनेक बार। बुआ जी जब तक जीवित थी तब तक जाना ही पड़ता था। अब अकेला जाया करता हूँ, चाहे मंदिर, पूजा पाठ इत्यादि देखूँ या ना देखूँ, मगर साधु सन्यासियों को देखना नहीं छोड़ता है। चाहे मंदिर, पूजा पाठ इत्यादि देखूँ या ना देखूँ, मगर साधु सन्यासियों को देखना नहीं छोड़ता हूँ। साधु पर नज़र पड़ते ही उनसे जान पहचान करता हूँ। कभी हाथ दिखाने के बहाने, कभी जन्म कुंडली दिखाने के बहाने, और खिला पिलाकर जान पहचान करने की कोशिश करता हूँ। हेल मेल बढ़ाता हूँ, इसलिए कि किसी बहाने किसी स्थान में बोयालमुड़ी ग्राम के फटीक चंद्र राय के भाई नीरू भाभी के पति का अता पता चल जाए। आज आबू पहाड़ आने पर भी अनेक साधुओं पर नज़र पड़ी। सारा पहाड़ गुफाओं से भरा हुआ है, हर कदम पर गुफा है, साधुओं का कोई अंत नहीं। 300 बरसों का नंग धड़ंग साधु, कोई तानपुरा लेकर धुरपद गा रहा है और शिष्यगण उनके निकट बैठकर पखावज बजा रहे हैं। कहीं गुफा में बिजली की रोशनी है, रेफ्रिजरेटर है, 10 उंगलियों में 10 अंगूठियां पहनने एक डबल एमए रेशमी गेरुआ वस्त्रधारी साधु तश्तरी में अंगूर लेकर खा रहे हैं और बगल में बैठी सिंधी शिष्या परम भक्ति के साथ उन्हें पंखा झल रही है। कितनी विचित्र है यह धरती, कितने विचित्र हैं आदमी और कितना विचित्र है आदमी का यह जुलूस। मगर इस सब के बीच में बोयालमुड़ी जैसे उस निपट देहात की उस बहू की बातें किसी भी तरह अपने मन से निकाल नहीं पाता हूँ। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।